Hello everyone, welcome to Edumaths Academy, and in this video we are going to be analyzing the Hindu newspaper from 6 September 2024. So let's get started. दोस्तों ये हमारे जनरल स्टडीज़ 2 से रिलेवेंट रहेगा एंड फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस यानी VFI। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में और डिटेल में। वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने खर्चे चलाने के लिए काफ़ी हद तक यूनियन गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। डाटा के हिसाब से स्टेट्स का टोटल खर्चा 61% है, पर वो सिर्फ 38% रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस ये इम्बैलेंस तब होता है जब स्टेट्स का खर्चा ज़्यादा होता है पर रेवेन्यू कम होता है, जिसे यूनियन गवर्नमेंट पूरा करती है। अब सवाल ये उठता है कि VFI को कम कैसे किया जाए। हमारे संविधान के हिसाब से ज़्यादा रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट को मिलता है, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, लेकिन स्टेट्स पर जिम्मेदारी होती है ज़्यादा पब्लिक गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने की। यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं जैसे इनकम टैक्स, जबकि स्टेट्स के पास ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 फाइनेंस कमीशन के डाटा से पता चला है कि अगर हमें इस इम्बैलेंस को दूर करना है तो 48.49% टैक्स डिवोल्यूशन स्टेट्स को देना होगा, लेकिन पिछले फाइनेंस कमीशंस ने सिर्फ 42% और 41% डिवोल्यूशन किया। टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट अपने टैक्स का एक हिस्सा स्टेट्स के साथ शेयर करती है ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। बहुत से स्टेट्स ने अब मांग की है कि टैक्स डिवोल्यूशन का शेयर 50% तक बढ़ा दिया जाए ताकि स्टेट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद अपने पैसे का प्रबंध कर सके। ये ज़रूरी है क्योंकि सेस और सब चार्जेस काफ़ी रेवेन्यू को कंज्यूम कर लेते हैं जो स्टेट्स के लिए अवेलेबल होता है। सेस और सर चार्जेस वो एडिशनल टैक्सेस होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पर स्टेट्स को डायरेक्टली नहीं मिलते। तो VFI को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम यूनियन और स्टेट्स के बीच का फिस्कल बैलेंस ठीक करें ताकि हर स्टेट अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सके। यहाँ फिस्कल बैलेंस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का बैलेंस यूनियन और स्टेट्स के बीच होता है। तो दोस्तों ये था वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस के बारे में जो हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डायरेक्ट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। दोस्तों ये न्यूज़ हमारे जनरल स्टडीज़ 2 एंड फ्रॉम गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्कीम्स से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट और PDS सिस्टम का रिवैम्प। इस टॉपिक का संबंध हमारे गरीब और कमज़ोर सेक्शन को खाने का समर्थन देने से है। समझते हैं इस न्यूज़ के की पॉइंट्स को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में पास हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS को सुधारा जाए और गरीब लोगों तक खाना पहुंचाया जाए। पहले काफ़ी बड़ा इशू था PDS लीकेजेस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान खाना वेस्ट हो जाता था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA ये एक इम्पॉर्टेंट कानून है जो गरीब सेक्शन तक सही तरीके से राशन पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यहाँ नेशनल सैंपल सर्वे NSS के डाटा से पता चला है 2011-12 में PDS लीकेजेस ऑल इंडिया लेवल पर 41.7% तक थे। मतलब जितना राशन दिया जा रहा था उसमें से लगभग आधा वेस्ट हो रहा था, लेकिन NFSA 2013 के बाद ये लीकेज रेट धीरे धीरे कम होता गया। PDS लीकेजेस का मतलब है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान रिसोर्सेज का वेस्ट हो जाना या सही लोगों तक नहीं पहुंचना। रिफॉर्म्स के बाद स्टेट्स जैसे बिहार और छत्तीसगढ़ ने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स देखे। बिहार में PDS लीकेजेस 52% से घटकर 24% तक आ गए और छत्तीसगढ़ में 76% से 25% तक गिर गए। ये रिफॉर्म्स PDS सिस्टम में सुधार लाने के लिए किए गए हैं ताकि राशन सही लोगों तक पहुंचे और वेस्टेज कम हो। NFSA 2013 के बाद
का डाटा दिखाता है कि पीडीएस लीकेजेस अब 20.6% तक कम हो गए हैं, जो पहले के मुकाबले एक बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट है। ये रिडक्शन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के दौरान और भी अच्छा हो गया है, जब नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को भी राशन दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये योजना गरीब लोगों को खाने का सामान फ्री में प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई थी। कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु में लीकेजेस का लेवल वापस से बढ़ गया है 12% से 25% तक। इसका मतलब ये है कि कुछ जगह पर रिफॉर्म्स को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और EPOS जैसे स्टेप्स ने ट्रांसपेरेंसी को काफ़ी बढ़ावा दिया है। इन रिफॉर्म्स की वजह से अब रेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बेहतरीन इम्प्रूवमेंट्स हुई है, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी एक्सक्लूजन्स और एरर्स का इशू है। ABBA का इस्तेमाल रेशन लेने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, जो ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, PDS और फूड सिक्योरिटी के फील्ड में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, जिनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स में चैलेंजेस बाकी हैं, जिनके लिए और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, ये रिलेवेंट रहेगा हमारे जनरल स्टडीज़ 2 से एंड फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए विजन के बारे में, जिसमें वो भारत को सिंगापुर की तरह एक इकोनॉमिक हब बनाने का सपना देख रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि भारत को एक सिंगापुर लाइक इकोनॉमिक हब बनाने का उनका मकसद है। इसका मतलब है कि हमारे देश में अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रोथ को बूस्ट दिया जाए। मोदी जी का विजन ये है कि भारत अपने रैपिड अर्बनाइजेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन सकता है। उनका कहना है कि भारत के शहरों में और भी तेज़ी से विकास होना चाहिए। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरों का विकास और एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनाना। मोदी जी का कहना है कि सिंगापुर जैसे देश में एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग और करप्शन फ्री गवर्नेंस ने उनको इतना सफलता दी है। भारत के शहरों में भी अगर हम ये अपनाएं तो हम विकसित देश बन सकते हैं। अर्बन प्लानिंग का मतलब है शहरों को इस तरह से बनाना जहां सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो। मोदी जी ने डिजिटल इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा फोकस दिया है। स्टार्टअप्स, IT सेक्टर और डिजिटल इनिशिएटिव्स के ज़रिए भारत को टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनाने का सपना है। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए बिजनेस और विकास का रास्ता बनाना। इस विजन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्मार्ट सिटीज़ का विकास। स्मार्ट सिटीज़ में सस्टेनेबल अर्बन लिविंग का ध्यान रखा जाएगा, जहां ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब है वो शहरें जहां टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का इस्तेमाल हो। मोदी जी ने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को फंडिंग मिले और भारत का अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़े। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है विदेशी कंपनीज से पैसा लेना जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए भारत को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, करप्शन और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी ये रिफॉर्म्स गवर्नेंस और इकोनॉमी के रूल्स और प्रोसेसेस को सुधारने के लिए होते हैं, ताकि विकास जल्दी से हो। दोस्तों, अगर हम मोदी जी के विजन को ढंग से फॉलो करते हैं तो भारत को एक नए एरा की तरफ ले जाना मुमकिन है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टुडे एंड आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।